अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज से एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ वीडियोस की, जिसमें बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि हम ऑटो कैड की मदद से बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में ब्रीफली बता दूं। मेरा नाम है मोहम्मद तैयब इकबाल बोंस और मैं एज एन MEP डिज़ाइनर सन 2002 से काम कर रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 21 साल से ऊपर हो चुके हैं मुझे काम करते हुए। गुज़िश्ता 2 सालों से मैं एज अ ट्रेनर भी काम कर रहा हूँ ट्रस्ट कैड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद पाकिस्तान में। सामने आपको जो नज़र आ रही है ये मेरी ब्रीफली प्रोफाइल है, और इसके अलावा मैंने उन कंपनीज़ का हवाला दिया हुआ है जिनमें मैंने काम किया है गुज़िश्ता 21 बरस में। उनमें से कुछ कंपनियां पाकिस्तान की हैं, कुछ कुवैत की हैं और कुछ UAE की हैं। और इससे नीचे ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके प्रोस्पेक्टिव व्यूज़ हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया था, और उनकी कंपनी का नाम, ड्यूरेशन वगैरह वगैरह, और उसमें मेरा क्या रोल था। ये आप देख सकते हैं, ये यूनियन कोऑपरेटिव सोसाइटी दुबई की, ये इसके ऊपर मैंने काम किया था। और मज़ीद मेरे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने उनमें से कुछ को चूज़ किया है। आई गेस मैंने अप्रॉक्सीमेटली कोई 1000 से ऊपर प्रोजेक्ट्स किए हुए होंगे टोटली। बहरहाल अब आ जाते हैं। ये मेरी इंस्टीट्यूट है ट्रस्ट कैड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, जिसके लिए मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ एज अ ट्रेनर। ये इंस्टीट्यूट बनाने का हम लोगों का मकसद दरअसल ये था कि जब मैं गल्फ़ में गया था, मेरे अलावा मेरे कुछ दोस्त मज़ीद थे वहाँ पर बने, तो हम एक चीज़ नोट करते थे कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत कम होती है। बेसिकली बदकिस्मती से हमारी तरफ लोग ज़्यादातर मैट्रिक और FSC के बाद जॉब्स पर लग जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, और उनका माइंडसेट होता है कि हम पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं। और जब वो पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो उनके पास चूँकि टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन तो होती कोई नहीं, इसलिए उनको कोई रीज़नेबल जॉब भी नहीं मिलती। ऑटोकैड इस लिहाज से एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है कि ये आपको एक बहुत रीज़नेबल सैलरी की जॉब प्रोवाइड कर सकता है अगर आपको ये इस्तेमाल करना आता हो। लेकिन सिर्फ ऑटोकैड सीखने से कुछ भी नहीं होता। ऑटोकैड आगे काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन की बात चले करते हैं तो हमारी कई तरह की फील्ड्स होती हैं। आर्किटेक्ट हो गए, स्ट्रक्चरल की फील्ड हो गई, मैकेनिकल की होगी, इलेक्ट्रिकल की होगी। मैकेनिकल में प्लम्बिंग आ जाती है, मैकेनिकल में HVAC फायर फाइटिंग की फील्ड आ जाती है, इरिगेशन की फील्ड भी आ जाती है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो लो वोल्टेज और एक्स्ट्रा लो वोल्टेज, जिसे कि लो करंट भी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमने डिज़ाइन बनाना होता है। तो हमने एक ऐसा इदारा पाकिस्तान में शुरू किया है जहाँ पर हम आपको गल्फ़ के स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग देते हैं। और ये जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी उनके अंदर दरअसल मैं सिर्फ अपना बेसिक कोर्स इंट्रोड्यूस करूँगा। इससे एडवांस लेवल की ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहेंगे तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, और ये हमारा सऊदी अरब में हमारे मेंबर हैं, हमारे अब्दुल हमीद, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये मेरा नंबर है तैयब इकबाल बोंस। तो चलें ठीक है, फिर शुरू करते हैं हमारी वीडियोस की सीरीज़ को। ये हमारे इंस्टीट्यूट के लिए हमने एक इंडेक्स बनाया हुआ है जिसमें कि हमने बताया है कि हमने किस तरह से कम मामलात को लेकर चलना है। इस लिस्ट के हिसाब से सबसे पहली वीडियो जो होगी वो है हाउ टू कीप फाइल एंड फोल्डर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले डेज़ का कॉलम है जिसमें मेंशन है कि डे 1, ये वीक 1 और ये मंथ 1। तो यानी कि जो पहला महीना है उसके पहले हफ्ते के पहले दिन की जो ट्रेनिंग है उसमें हमने यहाँ तक की चीज़ों को कवर करना है। हम यहाँ पर रवायती अंदाज में ऑटोकैड नहीं सिखाते, बल्कि हम इस तरह काम करते हैं कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम ट्रेनिंग मिल जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन वीडियोस को तवज्जो देंगे तो आप बहुत जल्द ऑटोकैड में महारत हासिल कर लेंगे। तो चलें बढ़ते हैं सबसे पहले हमारी पहली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि लेवल 1 में है, हाउ टू कीप फाइल एंड फोल्डर्स। मैं एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये आपके सामने मैंने फ़ोल्डर ओपन किया है, TCDI सिलेबस वीडियोस के इसकी लोकेशन है। बहरहाल आप ये देखें तो ऊपर एक्सरसाइजेस का फ़ोल्डर है, इसके नीचे से है TCDI स्टूडेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि काम करने से पहले आपको काम सेव करने का तरीका आना चाहिए।
कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं, जिन्होंने इस फील्ड में ऑफिसेज़ में काम किया होगा, अगर वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि कंपनीज़ में काम का कैसा दबाव होता है, बार बार चेंजेस होते रहते हैं, और अगर आप अपनी फ़ाइलों को प्रॉपर तरीके से मैनेज ना कर सकें तो ये एक वायरस की तरह काम करता है। आप कितने ही अच्छे क्यों ना हों, अगर आप अपना काम सेव नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके के साथ, ऑर्गेनाइज तरीके के साथ, तो आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, किसी भी इदारे में जाते हैं, तो आपको सिस्टम प्रोवाइड करना इदारे की ज़िम्मेदारी होती है। सम टाइम ये सिस्टम आपके लिए बिल्कुल नया आता है और सम टाइम आपसे पहले काम करने वाले एम्प्लॉय का होता है। तो आप कंपनी के सिस्टम के अंदर डी ड्राइव या ई ड्राइव या एफ ड्राइव में अपने नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं। ये सबसे पहला काम किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसी तरह फ़ोल्डर बनाए हैं TCDI स्टूडेंट के, जो हमारा स्टूडेंट आएगा ये उसका फ़ोल्डर होगा। हम इस फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। आप कंपनी में फ़ोल्डर बनाएंगे प्रोजेक्ट्स का। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई भी काम। बेसिकली हमने बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन करनी होती है, तो हर बिल्डिंग एक प्रोजेक्ट होता है। एक आदमी जो कि गाड़ी चला रहा है, जिसमें से उसने सामान लोडिंग अनलोड करनी है, तो ये उसका प्रोजेक्ट है कि भाई मैंने सामान को उतारना है और रखना है। हमारा काम है बिल्डिंग्स बनाने का, तो हमारे प्रोजेक्ट्स का मतलब है बिल्डिंग्स। प्रोजेक्ट्स के फ़ोल्डर को हमने ओपन किया, तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे दो फ़ोल्डर बनाए हैं। पहला फ़ोल्डर है P001-G+4+RF, फिर ब्रैकेट R+C DXB डैश बोन्स और फिर डैश इलेक, और उसके बाद दूसरा है P002-G+2+RF स्कूल ISB डैश JJT डैश ऑल। अब ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं इनका क्या मतलब है? हमने जब भी कोई प्रोजेक्ट का नंबर देना होता है तो एक प्रोफेशनल आदमी इस तरह से अपने प्रोजेक्ट को नाम देता है कि उसमें उस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन की समरी आ जाती है आपकी आंखों के सामने। आप चेक करें या आपकी अदम मौजूदगी में कोई दूसरा शख्स आपके सिस्टम पर बैठे तो उसको बड़े आराम से चीज़ों का पता चल जाए। नंबर वन कि हर कंपनी का पास एक प्रोजेक्ट नहीं होता, कई प्रोजेक्ट्स होते हैं और हर प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। अगर आप ये देखें तो ये आपके सामने मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है कि सबसे पहले P001 इसको अलग किया है, इसे ब्रैकेट में G+4 को R+C लोकेशन क्लाइंट सर्विसेज वगैरह वगैरह इन सारी चीज़ों को मैंने अलग अलग कर दिया है। अब P001 का मतलब है प्रोजेक्ट नंबर, इस कंपनी का जो भी प्रोजेक्ट चल रहा हो। आप इसको इससे सिर्फ 00101 भी करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल तरीका है आप इसको P001 करके करें। P001 हो गया आपके प्रोजेक्ट का नंबर। इसके बाद आगे आ जाता है G+4+ रूफ, मतलब नंबर ऑफ़ फ्लोर्स इन बिल्डिंग। अब हमारी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, रूफ भी हो सकता है, ग्राउंड और रूफ भी हो सकता है। मिनिमम ग्राउंड फ्लोर तो होता है, इसके बगैर आपकी बिल्डिंग नहीं बन सकती, और रूफ भी लाजमी होता है। लेकिन कुछ बिल्डिंग्स होती हैं कि जिन्हें हम कहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, तो उस पर हम नंबर ऑफ़ फ्लोर्स मेंशन करते हैं। ये ऊपर मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हैं कुछ, ये मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आई होप कि यहाँ तक क्लियर है कि P001 प्रोजेक्ट नंबर, G+4+ रूफ मतलब बिल्डिंग के फ्लोर्स, और उसके बाद आ गया R+C मतलब बिल्डिंग टाइप। हर बिल्डिंग की किस्में होती हैं, यहाँ तो आपकी बिल्डिंग रेजिडेंशियल होगी जिसमें लोग रहते हैं, विला होगा, कमर्शियल बिल्डिंग होगी दुकानों वाली, शॉपिंग मॉल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, आई गेस स्कूल मैं दूसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, सिनेमा हॉल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हर बिल्डिंग का एक टाइप होता है। तो ये बिल्डिंग है रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल, इसके अंदर दुकानें भी हैं और इसके अंदर घर भी हैं, मतलब यहाँ इसके अंदर ऑफिसेज भी हैं और घर भी हैं। उसके बाद आ जाता है LOC जो कि लोकेशन ऑफ बिल्डिंग। ये जो मैंने दुबई लिखा है बेसिकली ये लोकेशन है, तो ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नंबर फर्स्ट है, G+4 बिल्डिंग है और रेजिडेंशियल कमर्शियल है, दुबई के अंदर है, और आगे मैंने यहाँ पे क्लाइंट की जगह पे लिखा है इधर डू। तो CLNT का मतलब है नेम ऑफ क्लाइंट, कि आपकी बिल्डिंग का क्लाइंट कौन है। अब अगर और उसके आगे मैंने लिखा है सर्विस, जो कि MEP लिखी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे ELEC है, मतलब जिस सर्विस पे काम होना है। अब इसको हम डिटेल से यहाँ पर देखते हैं। P001 प्रोजेक्ट नंबर 1, G+4+ रूफ, ये हमारी बिल्डिंग के फ्लोर्स हो गए, 4 फ्लोर्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक रूफ है।
रेजिडेंशियल कमर्शियल है। DXB ये कोड होता है दुबई के लिए इस्तेमाल, मतलब ये बिल्डिंग हमने दुबई में बनाई है। अब मैं इसका नाम लेट से पूरा लिखना शुरू कर दूं दुबई और कौन इसका ऑनर है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले जाएगा। हमारे फोल्डर की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो ऐसे ना हो जाए, ठीक है। तो हमें इसे मिनिमम करना है, मगर इस तरह से कि इसमें समरी भी बहुत ज़्यादा हो जाए। अब जैसे ये बोन्स है, एक्चुअली मैं उस क्लाइंट का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपना फैमिली नेम बोन्स यूज़ किया है। और डैश इलेक्ट्रिकल, मतलब इसमें जो काम है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। ये मेरा प्रोजेक्ट 002 है, ये G+2+ रूफ है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये ISB मतलब इस्लामाबाद। हमारा जो क्लाइंट है JJT, इनका हम नाम ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे करंट क्लाइंट है। और जूनियर जिना ट्रस्ट, और इसमें लिखा है ऑल, मतलब इसमें सारी सर्विसेज की ड्राइंगें मौजूद हैं जो कि मैं काम कर रहा हूँ। इसमें मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम कर रहा हूँ। अब हम इसको ओपन करते हैं। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो मैं इसके अंदर देखता हूँ, इसमें मैंने फिर 6 फोल्डर्स बना के रखे हैं। एक्चुअली नॉर्मली कुछ ड्रॉसमैन सिर्फ इन, RRF, XRF और वर्क फाइल और डॉक्यूमेंट्स और आउट का फोल्डर बनाते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ हो जाती है। लेट से मैं यहाँ पर आया और सर्च करता हूँ इन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम में जितने इन है, ये देखें P प्रोजेक्ट नंबर 2 का इन भी इसने दिखा दिया, प्रोजेक्ट 1 का भी इन दिखा दिया इसने। अगर मुझे किसी वजह से सर्च करना पड़ जाए तो मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, लिहाजा बेहतर है कि आप हर प्रोजेक्ट को उसके नंबर देने के बाद इन करें। और ये फ़ोल्डर्स की मैंने नंबरिंग की है ताकि मुझे मालूम हो किस नंबर पे मेरा कौन सा फ़ोल्डर पड़ा है, मैं उसे ढूंढता ना रहूँ। लेट से मैंने ये नंबरिंग ना दी होती तो वर्क फाइल शायद ऊपर आ जाता अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, D ऊपर होता, उसके बाद I होता गालिबन, तो ये ऊपर नीचे हो जाते, ये तरतीब में ना होते। अब ये एक तरतीब में लगे हैं। अब सबसे पहले आ जाता है इन का मतलब है कि इसके अंदर हमने वो फाइलें रखनी हैं जो हमें मिली। हम ओपन करके देखते हैं, इनको भी मैंने एक तरतीब से रखा है क्योंकि काम देने वाले कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, अगर आप उस काम को ना संभाल सके तो आप फंस जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने हर फोल्डर को ऑर्गेनाइज किया है। सबसे पहले मैंने फोल्डर्स को नंबरिंग दी है, नंबरिंग देने के बाद मैंने वो डेट दी है जिस डेट को मुझे जोन सा काम मिला है, ब्रैकेट में मैंने उसकी फील्ड और एंड में मैंने उस आदमी का नाम लिखा है जिसने कि ये काम मुझे दिया है। जैसे कि नंबर 1 पर 1 जनवरी 2023 को मुझे आर्किटेक्ट की ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स दी इंजीनियर आर्किटेक्ट ने, यानी मुझे चूँकि इंजीनियर का नाम नहीं बता सकता इसलिए मैंने आर्क लिख दिया है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए STR लिख दिया है। अब इसको ओपन करें तो ये देखें, ये यहाँ पे मेरी फ़ाइल पड़ी है आर्किटेक्चरल की, और सेम मैंने यहाँ पर इसका एक नोट पैड बना के रखा है। नोट पैड आई होप आप सबको बनाना आता है, अगर नहीं आता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आने वाली वीडियोस में नोट पैड कैसे बनाया जाता है ये भी आपको बता दूंगा। इस नोट पैड का नाम एग्जैक्टली वही है जो मेरे फोल्डर का नाम है। ये करने की रीज़न है कि सम टाइम मामला कैसे शुरू हुए होते हैं आपको वक्ती तौर पे तो याद होता है, लेकिन 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने बाद आप भूल जाते हैं। तो एक रेफरेंस रहता है कि इंजीनियर आर्क गेव मी द फाइनल आर्किटेक्चरल लेआउट टू स्टार्ट इलेक्ट्रिकल वर्क्स, मतलब ये ड्राइंग उन्होंने मुझे दी थी काम करने के लिए। अब ये मेरा बेसिकली बैकअप है कि कौन सा काम मुझे किस हालत में मिला था। अगर मैं बैकअप नहीं बनाता या बैकअप की तरतीब नहीं रखता और इसको डायरेक्ट मॉडिफाई कर दूंगा तो कल को कोई भी उठ के कह सकता तुम्हें ये ड्राइंगें किसने दी, तुमने कैसे काम शुरू किया, हमने तो तुम्हें ये काम ही नहीं था दिया। कंपनीज़ में इस तरह की ब्लेम गेम अक्सर चलती है, तो अपने आप को महफूज रखने का तरीक़ाकार यही है कि आपके पास अपने काम का ओरिजिनल बैकअप रेफरेंस के साथ होना चाहिए। नंबर 2 पे ये स्ट्रक्चरल का मैंने फ़ोल्डर बनाया है कि मुझे स्ट्रक्चरल ड्राइंग दी, इसका नोट्स ओपन करते हैं। इंजीनियर स्ट्रक्चर गेव मी द फाइनल स्ट्रक्चरल लेआउट टू कोऑर्डिनेट इन इलेक्ट्रिकल वर्क्स। बेसिकली हमने आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को लेकर काम करना होता है, स्ट्रक्चरल की जो ड्राइंग्स होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करना होता है कि इसके कॉलम और बीम से कहीं हम टकराने तो नहीं जा रहे, तो हमने बस इसको कोऑर्डिनेट करना होता है। इन चीज़ों की डिटेल मैं इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। ये एक ओवरऑल कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ फाइलें रखने का। इसके बाद ये देखें मैंने फिर फोल्डर 3 बनाया है, डेट 2 है, जिस डेट को मुझे काम मिला आर्किटेक्ट की तरफ से। इसको ओपन करता हूँ और नोट चेक करता हूँ
कि इंजीनियर आर्किटेक्ट गेव मी द रिवाइज्ड आर्किटेक्चरल लेआउट एंड टोल्ड मी टू अपडेट इलेक्ट्रिक वर्क्स अकॉर्डिंगली। मतलब उसने मुझे ये फ़ाइल दी है, ये फ़ाइल भी उसी ने मुझे दी थी, लेकिन उस बंदे ने दोबारा मुझे फ़ाइल दी है कि यार पिछली फ़ाइल को कैंसिल कर दो, इस फ़ाइल के हिसाब से चेंज कर दो। अब ये मेरे पास रेफरेंस रहना चाहिए, क्योंकि कल को वो मुझे कह सकता है कोई भी कि तुमने ये चेंज क्यों किया, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये देखें मेरे पास फ़ाइल पड़ी है, मेरा कसूर नहीं है, मुझे जैसा कहा गया मैंने वैसा कर दिया। इसी तरह स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने भी मुझे फ़ाइल दी और मैंने उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। ये हमारे इनका कंसेप्ट था। एक बात आपने जहन में रखनी है कि हमने इनके अंदर सिर्फ बैकअप बनाना है, हमने इनको लेकर कभी भी काम शुरू नहीं करना, बल्कि हमने जिन फाइलों पे काम करना है उन्हें इनसे कॉपी करेंगे और रेफरेंस में जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम ड्राइंग को ओपन करके जो भी करना है कर सकते हैं, लेकिन इनकी फ़ाइल हमेशा हमारे लिए बैकअप रहेंगी। रेफरेंस के बाद आगे आ जाता है एक्सरफ। एक्सरफ को आप दूसरे नंबर पे ग्रे स्केल भी कह सकते हैं, ग्रे स्केल। ये ऑटोकैड का एक फंक्शन है जो कि मैं इंशाल्लाह आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। फ़िलहाल ये आपके लिए बहुत एडवांस हो जाएगा। उसके बाद आगे चल जाते हैं, फोल्डर नंबर 4 है वर्क फाइल्स। वर्क फाइल ये वो फोल्डर है जिसमें बेसिकली हमने काम करना है। मतलब ये हमने इलेक्ट्रिकल के अंदर लाइट, लोड शेड्यूल, पावर, सिंगल लाइन डायग्राम, ये फाइलें बनाई हैं, ये वर्क फाइल के अंदर पड़ी हैं, ये मेरा काम है। डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर डॉक्यूमेंट होगा वो मैं आपको दूसरे प्रोजेक्ट के ऐसे एग्जांपल दे दूंगा, वो रखा जाएगा। और एंड में आ जाता है आउट। आउट का भी यही हिसाब है जो कि हमारा, इसको मैं बंद कर दूं डोंट सेव करके, अच्छा, इसका भी वही हिसाब किताब है कि हमने जो काम सबमिट किया उसका रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हमने एक बार काम सबमिट कर दिया तो उसके बाद भी हम अपने काम को चेंज करते रहते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए हमने कौन सा काम किस डेट को किसको दिया था। कंपनीज में समटाइम ऐसा भी होता है कि आपसे अनऑफिशियली ड्राइंग मांगी जाती है और उसको ऑफिशियली आगे भेज दिया जाता है, और बाद में कोई मसला हो तो ज़िम्मेदार वो होता है जिसने ड्राइंग बनाई है। तो इसलिए आपके पास अपना रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैंने मेंशन किया है कि पहले नंबर पे 5 तारीख को मैंने लाइटिंग की ड्राइंग इंजीनियर इलेक्ट्रिकल को दे दी। अब मैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का तो नाम आपको नहीं दे सकता, इसलिए मैंने इंजीनियर इलेक्ट्रिकल दी है। इसमें मैंने लिखा है कि आई गेव इलेक्ट्रिकल लाइटिंग लेआउट ऑफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ही टोल्ड मी डोंट शो वायरिंग डिटेल्स एंड होम रन्स। अब होम रन्स और वायरिंग क्या होती है ये मैं आपको जब हमारा इलेक्ट्रिकल सेशन शुरू होगा तब बताऊंगा। बेसिकली इसके अंदर ये है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने मुझे कहा कि तुम फ़लाँ फ़लाँ काम कर दो और फ़लाँ फ़लाँ काम ना करो। अगर ये रिकॉर्ड मेरे पास ना हो और इंजीनियर कल को आके पूछ ले, जब मैनेजमेंट पूछे कि भाई आपने इसके अंदर वायरिंग शो नहीं की, आपने होम रन नहीं दिखाए, तो इंजीनियर सीधा सीधा आप पे डाल देगा, हाँ भाई बताओ आपने क्यों नहीं किया। अगर आपने रिकॉर्ड रखा है तो आप बता सकते हो कि सर मैंने तो किया था, आपने मुझे मना कर दिया। इसी तरह ये मेरी पावर की है, फिर ये मेरे लोड शेड्यूल है, और ये है मेरा सिंगल लाइन डायग्राम। सबका रिकॉर्ड है और सबके नोट्स मैंने रखे हुए हैं। ये नोट्स आपने लाजमी रखने हैं। मैंने अगर एक एक चीज़ को ओपन किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, तो अभी आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने ये सिंगल लाइन डायग्राम का भी बताया, और ये कह रहा था कि इसमें हमने हर चीज़ का नोट रखा है बाकायदा तौर के ऊपर। जैसे यहाँ पर कि आई गेव सिंगल लाइन डायग्राम टू इंजीनियर इलेक्ट्रिकल बट ही टोल्ड मी टू रिमूव वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन फ्रॉम इट। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब इसी तरह हम चले जाते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे, जो कि है P002 G+2+ रूफ, स्कूल बिल्डिंग, इस्लामाबाद, जूनियर जिना ट्रस्ट इसके क्लाइंट हैं, और इसमें हमारी सारी फाइलें हैं। अब मैं इसमें देखें यहाँ पे मैंने P002 करके सारे फोल्डर्स बनाए हैं। इनके अंदर अब क्या है कि पहली तारीख दूसरा महीना 2023, और ये स्केच दिया है मिस्टर क्लाइंट ने। मतलब ये हमारे क्लाइंट की तरफ से स्केचेस मिले थे, जो कि आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ऑप्शनल, सेकंड फ्लोर, जिनको देख के हमने ड्राइंग बनाई थी, और ये क्लाइंट की स्टेटमेंट थी। सॉरी, इसमें टेक्स्ट मैंने गलत लिखा हुआ है। बेसिकली मैंने इसमें ये लिखना था कि क्लाइंट ने हमें फाइलें दी, खैर इसको हम छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। कभी कभी फ़नी मिस्टेक्स होनी चाहिए, अच्छा रहता है,
سنجیدہ رہ کے کیا کرنا ہے آپ نے زندگی میں. اوکے یہ ہماری دوسری ہے لسٹ. اس میں ہم اوپن کرتے ہیں کہ مسٹر کلائنٹ ٹولڈ می ٹو فارگیٹ پریویس میٹنگ اینڈ فالو دی لسٹ. تو مطلب کہ مسٹر کلائنٹ سے جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی پہلی دفعہ اور انہوں نے اسکیچز دیے تھے, انہوں نے کہا ان کو گولی مارو اور یہ جو ہم نے آپ کو دیے ہیں فائل اس کے حساب سے کرو. اب ہم اس فائل کو اوپن کرتے ہیں. یہ انیشیل سٹیجز ہوتی ہیں جو ہمیں ڈیزائن کی دی جاتی ہیں. یہ میرے ویو رینج سے باہر چلا گیا ہے, اسے میں ڈریگ کر کے لے آتا ہوں ویو رینج کے اندر. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ڈیٹیل ہوتی ہے جس کو دیکھ کے ہم نے ایک آرکیٹیکٹ نے اپنی ڈرائنگ بنانی شروع کرنی ہوتی ہے. اوکے اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے ریفرنس میں. ریفرنس میں میرے پاس سوائے اس لسٹ کے اور کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں ایکسرف, چونکہ اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے, ورک فائلز میں. تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ نمبرنگ ہے, ایف جی کمپنی کا نام, ٹی سی ڈی ایس یہ بھی ایک کمپنی کا نام ہے, ایس بی اسکول بلڈنگ 03 یہ کوڈ ہے, آئی ڈی ایس انیشیل ڈیزائن سٹیج, اے سی کی آرکیٹیکچرل, سی سی ٹی وی, ڈاٹا اینڈ وائس, ایمرجنسی, فائر الارم, یہ لائٹنگ لے آؤٹ ہے, یہ پاور لے آؤٹ ہے, یہ وائس ایویکیشن سسٹم ہے, یہ جنرل ڈرائنگز ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈرینیج ہے, یہ واٹر سپلائی ہے, اور یہ الیکٹریکل کا لوڈ شیڈیول ہے. تو انشاءاللہ ان ساری فائلوں کو میں آپ کے سامنے بناؤں گا ترتیب لی, لیکن وقت آنے پر. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں اس پروجیکٹ کے ڈاکومنٹس. تو یہ دیکھیں اس کا کور لیٹر ہے اور یہ اس کی ٹرانسمیٹل پیج ہے. اور اس کے بعد ہم آؤٹ میں چلے جائیں تو میں نے اس کا 15 تاریخ کو فروری کی سبمیشن کیا تھا مسٹر کلائنٹ کو, جس میں ساری چیزیں پی ڈی ایف فارمیٹ میں تھیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ریکارڈ اگر میرے پاس نہ ہو تو میرے لیے بے حد دشواری ہو جائے گی فائلوں کو دیکھنا. وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں چیزیں یاد رہیں گی, لیکن کچھ مہینوں بعد ہی آپ کی سمجھ سے سب کچھ نکل جائے گا جب آپ مزید پروجیکٹس کر رہے ہوں گے. یہ میں نے ایگزامپل کے طور پہ ٹیمپلیٹس کی تھیں, کائنڈلی ان کی پریکٹس کریں اپنے طور کے اوپر. کوئی بھی فائل بنا لیں, کچھ بھی نام دے دیں, لیکن اپنی طرف سے 7-8 قسم کے پروجیکٹس کی کائنڈلی پریکٹس کیجئے گا. یہ چیز بے حد ضروری ہے. دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی فائل سیو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, اگر آپ یہ طے نہیں کر سکتے کس نے مجھے کون سا کام کب دیا تھا اور میں نے کب اس کو کیا کام کر کے دیا تھا, دین یو آر فنش. ہر چیز کا بلیم آپ کے اوپر ہمیشہ آئے گا, ہر چیز کی قصوروار ہمیشہ آپ ہی ٹھہرائے جائیں گے. تو چلیں ٹھیک ہے, اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے لازمی بتائیے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ایڈوانس کورسز میں آنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے رابطے کی ڈیٹیلز ہیں جدھر آپ آ کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ دوبارہ نمبر, ای میل آئی ڈی آپ کے سامنے موجود ہے. تو چلیں ٹھیک ہے, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.